क्या आपने उन सपनों की कीमत जोड़ी है जिन सबको कंप्रोमाइज कर दिया है आपने, जस्ट बिकॉज द छत हैज टू बी माइन एंड द छत आफ्टर 15 ईयर्स आपको लगता है मैं तो ट्रांसफर हो गया, ये छत बेच के नया छत लेना है, तो हमारे छत होने का तो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। मोर देन 12 to 14% इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अखबार वाला 5% इन्फ्लेशन की बात क्यों करते हैं? वो तो सरकार के लिए है साहब। आपको तो रेस्टोरेंट का बिल किस रेट में बढ़ रहा है, ट्रैवल का बिल किस रेट में बढ़ रहा है, आपकी कुक और मेड का क्या हो रहा है, ग्रोसरी आइटम, फलों के दाम, ये इम्पैक्ट करती है। दैट इज इन द डबल डिजिट। और आप क्या कर रहे हो, अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो। फिक्स डिपॉजिट आपको सबसे पीक रेट था 8% का, अब घट के 7.5 आया, 7 आया, और ये आने वाले वक्त में घटेगा ही, ये सबको पता है। आप डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आने वाले वक्त में और घटना ही है। और टैक्स का इम्पैक्ट तो जोड़ा ही नहीं है आपने। अगर कोई से 7% भी दे रही है और आप 30% टैक्स स्लैब में हो, सो इन योर हैंड यू आर गेटिंग ओनली 5%। सो 5% यू आर ग्रोइंग, more than 10% the value of the money is degrowing. That means your FD is delivering a negative rate. और गणित आप सही लगाएंगे तो अगले 10 सालों में 60% of your retirement corpus you are going to lose. क्योंकि now the market has become very tricky. अभी आपको एक बढ़िया बिजनेस अगर बढ़िया भाव पे ना मिले, you are not going to make money. म्यूचुअल फंड में एक ही रिस्क है, आपके खुद के बिहेवियर का। टेक्निकली म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव यू अ जीरो लॉस। एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन रखो, बिकॉज पास्ट कैन नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर। द सुमित शो के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना है। या तो आप लिव रिच रहें और लास्ट में डाई करें पुअर के तौर पे, या फिर पुअरली लिव करें और रिच होकर के डाई करें। एक्चुअल में ज़िंदगी में दोनों ही तरीके की सिचुएशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिया है और बहुत लग्जरियस लाइफ जी है तो बुढ़ापे के टाइम पे हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। हमने खर्चे ही इतने कर दिए कि हम सेविंग्स नहीं कर पाए बुढ़ापे के लिए। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि हम ज़िंदगी भर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करते रहें तो फिर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएँ। तो इसको समझने के लिए कि हमें बीच का रास्ता क्या अपनाना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट भी करते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, हम लग्जरियस चीज़ों पे भी खर्च करते रहें, तो क्या रास्ता होना चाहिए, क्या तरीका है इसको करने का। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर कुमार गौरव। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखें और समझिए, और इसमें आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी इम्प्रूव होगी। और यही उद्देश्य है द सुमित शो का कि हम जिन अलग अलग चीज़ों को लेकर आपके सामने, ताकि आपकी नॉलेज आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए द सुमित शो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। तो सर, आपका आज फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और सर, अभी जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट वाइजली एंड स्पेंड ऑन लग्जरी, इससे आपका, इस थॉट से आपका क्या विचार है इस पर? सो सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन ऑन योर प्लेटफॉर्म। दर्शकों का स्वागत है। आपका ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने सुना कि इन्वेस्ट विथ विजडम एंड स्पेंड इन लग्जरी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है आज तक विरोधाभास दोनों में रहा है। हमें हमारे माँ बाप ने कहा है मित व्ययी बनो, हाँ, है ना, लग्जरी में फिजूल खर्च मत करो। और सारी ज़िंदगी हमें पहले तो ये बताया गया कि जी पैसों के पीछे मत भागना, और सबको यही कह रहे हैं पैसों के पीछे मत भागना, और भाग सारे ही रहे। राइट। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का कहा जाए कि जी पैसे तो कोई मायने नहीं रखते, हिटलर भी हाथ खुले रख के ही ऊपर गया था, तो जी अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करा दो तो वो बैक्स फुट पे हो जाएंगे। तो ये ज़रूर है कि पैसों के लिए ग्रेडी नहीं बनना है, मगर हाँ पैसे ज़रूरी चीज़ भी है। और जो लग्जरी वर्ड है इसका एक बड़ा एक्सटेंसिव मीनिंग है। आप देखिए, जब से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में आया, सारी वर्कशॉप और सेमिनार और जब भी कोई कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, मेरे पास ऑडियंस होती है, तो सबका यही कहना होता है सर हमें आर्ट और इन्वेस्टमेंट बताएंगे। और मैं उनसे कहता हूँ कि हम आपको आर्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं, आर्ट और कंजम्पशन बताने वाले हैं, आर्ट और स्पेंडिंग बनाने वाले हैं। अब देखिए, आपकी ज़िंदगी को 2 भागों में बांट देते हैं, एक एक्यूमुलेशन पीरियड और एक डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। एक्यूमुलेशन, पूरी ज़िंदगी आपने एक एक्टिव मनी कमाई है, अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से, अपने जितनी भी तरक्कियाँ हासिल की हैं आपने,
तो पूरे लाइफ में एक एक्टिव मनी कमाने के बाद रिटायरमेंट, वो कहते हैं ना लाइफ स्टार्ट्स एट 60, सो द डे यू रिटायर यू बिकम ऑनर ऑफ योर टाइम, यू ऑनर ओन योर लोकेशन, दोनों के मालिक आप हो गए। अब पैसों की अहमियत तभी है जब आप जिंदगी के हर शौक को पूरा कर पाए। True. और फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बड़ी अच्छी थ्योरी है, जब हम अपने कस्टमर के साथ बैठते हैं तो एक एनालिसिस करते हैं, डीप डाइव करते हैं। जब तक मैं आपके साथ बैठ के डीप डाइव नहीं करूँगा तब तक मुझे आपके सपनों का पता नहीं लगेगा। आपकी खाली ज़रूरतों में ही दुनिया घूम जाएगी। ज़रूरत क्या है? अगर एक PSU से व्यक्ति रिटायर होता है तो पहली ज़रूरत उसको एक मंथली पेंशन टाइप का कैश फ्लो बनाना है, कैपिटल अप्रिशिएट कराना है, टैक्स प्लानिंग करनी है, विल बनाने हैं। ये बेसिक ज़रूरतें हैं जो हम सब के साथ मिलके करते हैं। मगर देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। बियॉन्ड दैट के लिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर मान लीजिए आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास और डॉक्टर अचानक से, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा है, आपने खूब तरक्की कर ली है और आपको जाना पड़ा है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा है आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है जीने का, और आप घर आए हैं। अब आप सोचते हैं कि सिर्फ 1 महीना बचा है, तो वो कौन सी चीज़ें थी मेरे सपनों में, जो मेरा विश था, जो इस ज़िंदगी के कश्मकश में कहीं दब के रह गई, उसको पहले पूरा कर लिया जाए। हो सकता है मेरे एक क्लाइंट ने बताया कि उनका सपना था और है अंटार्कटिका पे जाना। ठीक है। सेकंड सपना है अमेरिका से PhD करना। तीसरा सपना है एक हॉस्पिटल बनाना, और ये एक PSU कंपनी से रिटायर हुए। और इसके बाद ये सारे सपनों का बताने का मौका ही नहीं मिलता अगर हमने डीप ये कहानी नहीं बताई होती। और इसका फिर सेकंड लेवल है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, कि इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेज यू आर हैविंग ओनली 1 वीक to live on this earth, so what are you going to do? Will you be having the same routine which you are doing every day, or you will have some different routine? And then you come at the third level in which the doctor says you have only one day. How you are going to spend that day? और फिर आपके दिमाग में शायद आपके लव्ड वंस आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके बाल बच्चे आते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसे फिजूल कर रहे होते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। सो when you come from your basic needs to your dreams, that is the art of consumption, that is art of spending luxury, और आपकी finance should support it. So that is why this topic is very interesting. Invest in a way so that you can spend in luxury over your dreams, not only on your requirements. तो सर, जब जनरली आपके जो कस्टमर्स हैं मेजरली PSUs और डिफेंस वाले हैं, तो इनके पास जब रिटायर करते हैं तो जनरली 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं ऑन एन एवरेज। आपने जो अब तक का आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये लोग जो मेजर गलती करते हैं इस पैसे को मैनेज करने में या अपनी रिटायरमेंट को मैनेज करने में, वो गलतियाँ क्या होती हैं? सुमित, मैं गलतियों से ज़्यादा इसको एक ट्रेंड कहूँगा। देयर इज़ अ ट्रेंड विच एवरीबडी फॉलो, वो हर्ड रेस, कि रिटायर होने के बाद आप क्या सब चाहते हैं। आपके पास एक लमसम पैसे आए हैं जो शायद आपके पास पहली बार आए हो और शायद अंतिम बार आए। अब ये करोड़ का चेक, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के पहले लिखा होता है या साइन किया होता है, और शायद पोस्ट रिटायरमेंट देयर इज नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड देन द ट्रेंड इज व्हाट, कि सबसे पहले घर का पूरा इंटीरियर बनाओ, क्योंकि उस घर में बहुत कम टाइम बिता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम कि घर हमारा सपनों के महल का जैसा होना चाहिए। तो पहले पैसा इंटीरियर में लगाओ, इसके बाद जो पैसे बचते हैं गाड़ी अपग्रेड करो, फ़ोन अपग्रेड करो, बाल बच्चों को थोड़े गिफ्ट बांटो, और इसके बाद आती है अब रिक्वायरमेंट की बारी। रिक्वायरमेंट वही 4 हैं, मंथली कैश फ्लो बनाना है, कैपिटल को ग्रो कराना है, टैक्स इफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना है, एक वसीयत बनानी है ताकि इनहेरिटेंस हो जाए। These are the basic needs. But for fulfilling all these needs, whom do they approach? They approach the people who retired last month or the people who retired 6 months back. उन लोगों ने को तक कोई नहीं पहुंच पा रहा जो 5 साल पहले रिटायर हुए, क्योंकि उनको आपने बुक से बाहर कर दिया है। 5 साल पहले, 10 साल पहले जो लोग रिटायर हुए, उन्होंने जो निर्णय लिया है अपने फाइनेंस का, और उसका जो आज 10 साल बाद इम्पैक्ट रहा है,
अगर आप उनसे पूछे तो आपको पता लगेगा क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। मगर यू आर जस्ट फॉलोइंग द रेस, और वो रेस बताता है कि जो लमसम पैसे हैं, पहले तो सरकारी जो भी प्रोविजन है भाई, पहले प्रधानमंत्री योजना आती थी, सीनियर सिटीजन स्कीम आते थे 15-15 लाख के। अब प्रधानमंत्री योजना को खत्म किया, जो LIC की स्कीम थी, अब मगर सीनियर सिटीजन वाली स्कीम को 15 लाख से 30 लाख कर दिया। तो पहला सब लोग वो 30 लाख सीनियर सिटीजन की कर लेते हैं। इसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे कुछ फिक्स डिपॉजिट का हाईएस्ट रेट जो भी बैंक दे रहा है उसमें करते हैं, फिर थोड़ा म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल। सो द ओनली थिंग आई वांट टू से हियर इज also connect the right people whom you are asking questions. Don't only restrict to people who retire 3 महीने, क्योंकि 3 महीना पहले जो रिटायर हुए और कुछ गलतियां करें, you are just going to copy paste that गलती। ऐसे ही होता है। अपने नियर में जो होते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं आपने क्या किया, और फिर उसी को हम कॉपी पेस्ट मारते हैं अपनी लाइफ। So it's not required they have done the right thing. And maybe you have to go back to 10 years back and find out from the people who retired, and उन्होंने जो नहीं, उन्होंने भी वही काम किया, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, इससे आपको सबक मिलता है। तो क्या करना चाहिए, आइडियली क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे हेल्थ के डॉक्टर होते हैं वैसे ही वेल्थ के डॉक्टर होते हैं। राइट। मेरे सेमिनार में किसी ने मुझसे कहा कि गौरव, मैं पिछले 25 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा उनसे एक अगला सवाल था कि सर आपका पोर्टफोलियो कहाँ है, फिर क्या पोर्टफोलियो बना है? तो उन्होंने बताया कि मैं 25 सालों में 3 करोड़ रुपए गंवा चुका। सो उनका फीडबैक था ये मार्केट बहुत बेकार चीज़ है, और 25 साल में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। एंड देन आस्क हिम अ सिंपल क्वेश्चन कि इफ सपोज मेरे को गैस्ट्रिक है और 25 सालों से, तो क्या मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया? नहीं, नेवर। क्या मुझे कैंसर है और 5 साल हो गए हैं, तो क्या मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया? नहीं। सो इट्स नॉट नीडेड। अब हमारे सोशल सर्कल में बहुत लोग आते हैं, अरे हमारा तो बहुत टाइम से, आपको पता भी है ये बंदा तो सुबह कंप्यूटर पे बैठता है और शाम तक 50,000 रुपये कमा लेता है। एंड वी गेट स्वेड बाई ऑल दिस स्टोरीज, यू नो, एंड वी फॉरगेट टू डिफरेंशिएट who is a professional to approach, who is a not a professional to approach. How do you identify a professional? I will give you 3 clues. Professional means his academic records should be in the same field. अब भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी डिग्री चेक करते हैं ना, MD है, BDS है, MBBS है, क्या है स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आप सेकंड चेक करते हैं कि वो किसी एक जगह के लिए बायस तो नहीं है। अब रेनबैक्सी बहुत सारी दवाइयाँ बना देंगे, बट द डॉक्टर इज नॉट सेलर और रेनबैक्सी, राइट? ही मे गेट अ ड्रग एवरीवेयर। सो नेक्स्ट ही शुड बी अनबायस्ड। थर्ड, हिज एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे कॉलेज से कार्डियोलॉजी पढ़ के एक यंग बंदा 25 साल का आया है या 30 साल का आया है, क्या आप उसे अपने हार्ट की सर्जरी कराने में कॉन्फिडेंट रहेंगे? ऑफ कोर्स यू नीड फीडबैक्स ऑफ हिज ओल्ड पेशेंट्स, टेस्टिमोनीज। सिमिलरली इन फाइनेंस वर्ल्ड आप एकेडमिक्स चेक कीजिए, आप पुराने उनके क्लाइंट्स को चेक कीजिए, फीडबैक चेक कीजिए, आप ये चेक कीजिए किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो या आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेदर ही इज एन एजेंट or whether he is a consultant. If he is representing the client side, he is a consultant. If he is representing a company side, he is just an agent. और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये फैसला लेने के लिए हम किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स जितने हैं एक्सपर्ट्स मार्केट में, उसमें फ्रॉड भी बहुत होते हैं। लोग अपने फ़ायदे के लिए पैसा ख़राब कर देते हैं कस्टमर्स का। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही बताया आपने सही। एक तो उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन इस फील्ड में है या नहीं, दूसरा उसका एक्सपीरियंस कितना है, और तीसरा आपने क्या बताया? एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल है कि नहीं, हाँ, बायस तो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। राइट। जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की, अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है रिटायरमेंट को लेकर के, उसके अलावा गोल्ड में लोग लगाते हैं, प्रॉपर्टी है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम डिसाइड करें अगर हम खुद से कर रहे हैं, हम किसी एक्सपर्ट के पास नहीं गए? और बायसनेस यहाँ तो होती है, अगेन वही दोस्तों और आसपास के लोगों से हम बात करते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, ऐसा चलो ये ले लो। और उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है प्रॉपर्टी खरीदने का भी, कि चलो ठीक है, अगर हम इस तरह के जॉब में रहे जहाँ हमारा ट्रांसफ़र होता रहा है और अपना घर नहीं बनाया तो चलो एक घर खरीदते हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सुमित, और यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस सीनियर सिटीजन्स के बियॉन्ड भी जाना चाहूँगा. आई विल ऑल्सो लाइक टू एड्रेस माई मिलेनियल्स और द यंग पीपल हियर. आप देखिए, भारतवर्ष में प्रॉपर्टी और गोल्ड को लेके एक ऑब्सेशन रहा, क्योंकि हमारे पीछे के जनरेशन्स ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, सबने यही कहा है कि भाई छत अपनी होनी चाहिए, और कमाई करते ही आपको सबसे पहला काम करना है अपना घर ले लेना है, और आपको इन्वेस्ट जो भी करना है प्रॉपर्टी में. छोटे पैसे हैं तो गोल्ड खरीदिए, और बड़े पैसे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदिए. और इक्विटी तो जुआ है, स्टॉक मार्केट की तरफ जाना नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरफ जाना नहीं है, उसमें जुआ है, पैसे ज़ीरो हो जाते हैं. और यही चीज़ें हमने सुनी हैं. अब आप थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, अनसर्टेन तीनों ही हैं. आप देखिए, प्रॉपर्टी में अगर दिल्ली एनसीआर या पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो पिछले 3 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है प्रॉपर्टी का, वो 2 गुने, 2.5 गुने और 3 गुने हुए हैं आफ्टर कोविड, 2021 के बाद. राइट. और इस नैरेटिव को अच्छे से बुनाया जा रहा है. नैरेटिव कौन बुनाता है जी? बिल्डर और एजेंट, जो प्रॉपर्टी डीलर्स. सो उसी 3 साल की स्टोरी को बुना के अगले 5-7 साल निकाले जाते हैं. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट कितना बढ़ा है वो उस दिन पता लगता है जब एज अ सेलर आप एक टेबल पे बैठते हैं, बायर दूसरे साइड में होता है और आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं. टिल यू sit on the negotiation table, it's a virtual narrative which in the air, you are not going to certify. किसी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी जी हमारी डबल हो गई, ये मार्केट रेट ये चल रहा है, ये चल रहा है. अरे मार्केट रेट की बात तो तब पता लगेगी नहीं, इफ़ दे आर बायर्स. इफ़ यू स्टार्ट सेलिंग अ प्रॉपर्टी, आपको 1 साल तक बायर ही नहीं मिलता है, वो कहाँ का मार्केट रेट है साहब. और एक मैंने भी अपने लाइफ में यही किया. कमाने के बाद हर व्यक्ति पहला काम क्या करता है? बस 10 से 15 लाख रुपए 20% तक जमा कर लो लमसम, और 20% जब जमा हो जाए तो बचे 80% का एक बड़ा सा लोन ले लो. अब आपने वो इन्वेस्ट किया जो आपकी जेब में नहीं था, आपने उधार लिया, और इसके पीछे आपकी मंशा थी कि छत अपनी है. वो साहब, छत अपनी कहाँ से है? छत तो आपकी गिरवी है बैंक को. आप बैंक के किराए में रह रहे हैं. आप 2% के किराए में जो रह सकते थे, अपने मन वांछित जगह पे रह सकते थे, उसकी जगह पे आपने 8% का किराया ले लिया. और मज़े की बात है कि 15 साल तक जिस लोन को आप चुकाने में टाइम लगाते हैं, और लोन को चुकाने के बाद जब प्रॉपर्टी आपके नाम जब होती है, उस समय तक आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है. आपको लगेगा आपकी कार्यशैली बदल गई है, इनकम लेवल बदल गया है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लोकेशन हो सकता है. तो आपको लगेगा अगर वहीं रहना है तभी ये प्रॉपर्टी छोटी हो गई, क्योंकि शुरुआत में आप 2 BHK का घर लेते हैं, बाद में इनकम बढ़ती है, आपको लगता है नहीं 3 BHK लेना चाहिए. बाद में आपका ट्रांसफ़र, आपने दिल्ली में प्रॉपर्टी ली, आप हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गए. अब जो असेट आपके सामने नहीं है, दैट असेट बिकम्स अ लाइबिलिटी बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट. और आप देखिए, इस पूरे प्रकरण में कुछ चीज़ें हो रही हैं. क्या हो रही हैं? आपने बहुत सारे अपनी यंग लाइफ के सपने, जो हमने लिखा था ना, स्पेंड लग्जरीली, जो हमने पहले बात किया था, वो सारे सपने आप कंप्रोमाइज कर देते हैं. वाई? क्योंकि समडे द छत विल बी देयर. सो एंड हाउ यू आर इवेल्युएटिंग योर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी? आप खाली परचेज प्राइस देख रहे हैं. क्या आपने उसमें रजिस्ट्री का कॉस्ट जोड़ा है? क्या आपने उसमें गृह प्रवेश में जो खर्च किए उसका जोड़ा है? क्या आपने मेंटेनेंस का खर्चा जोड़ा है? क्या आपने उन सपनों की कीमत जोड़ी है जिन सबको कंप्रोमाइज कर दिया है आपने, जस्ट बिकॉज द छत हैज़ टू बी माइन, एंड द छत आफ्टर 15 ईयर्स आपको लगता है मैं तो ट्रांसफ़र हो गया, ये छत बेच के नया छत लेना है, तो हमारे छत होने का तो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं. So the asset class has given beautiful returns property because हम उसको लॉन्ग टर्म तक रखते हैं. गोल्ड, अगेन मेरी शादी हुई है 2011 में, गोल्ड का रेट था 35,000 टिल 2019 लास्ट. गोल्ड का रेट 35,000 ही रहा है, फ्लैट, ज़ीरो रिटर्न. 2012 में जो प्रॉपर्टी ली गई है, 2020 तक उसका रिटर्न ज़ीरो रहा है.
और जब मैं ज़ीरो रिटर्न बोलता हूँ तो उसमें लोन का इंटरेस्ट, रजिस्ट्री का कॉस्ट, ये सब अगर जोड़ दूँ तो वो ज़ीरो नहीं नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इंटरेस्ट हो जाता है। फिर भी लोगों ने उसको होल्ड किया, और जिन लोगों ने होल्ड किया अब 3 गुने या 2.5 गुने की रकम है। तो अगर आप गणित लगाएं पिछले 12 सालों का तो आपको 8 से 9% ही बैठेगा। वहाँ पे अगर आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में आप कंपैरिजन करें तो एक म्यूचुअल फंड में जो रेट ऑफ परसेंटेज ग्रोथ है वो 12% से 15% एवरेज आती है। 12% का मतलब है यू आर डबलिंग योर मनी एवरी 5 years. So this has been the biggest asset class, but why people don't make money? Because property they will hold for 10 years. यहाँ पे वो हर दूसरे महीने में इसका भाव देखने निकल रहे हैं। भाव अगर बढ़ रहा है तो ग्रीडी हो जाएंगे, भाव अगर घट रहा है तो फियरफुल हो जाएंगे, तुरंत बेच देंगे, ये सारे। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इमोशन जुड़ा होता है घर खरीदने को लेकर। आपने खुद बोला कि छत होना चाहिए, एक है सामाजिक प्रेशर भी है, पारिवारिक प्रेशर भी होता है कि लड़का अब कमा रहा है, उसको सबसे पहले घर होना चाहिए, बहुत प्रेशर आता है इस चीज़ का। तो और सपना भी होता है, अगर मैं भी सोचूं कि हाँ एक घर होना चाहिए जिसमें हम रहें, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ें और लास्ट तक उनकी यादें उस घर में रहें, तो घर खरीदना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, सवाल मेरा ये है। सुमित, मैं इस बात से थोड़ा ज़रूर अलग सोचता हूँ, और क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जो हमारी जनरेशन ने देखा है, पहले हमारे पिताजी यूनिवर्सिटी में थे, प्रोफेसर रहे, एक ही जॉब से उन्होंने रिटायरमेंट ली, एक ही शहर में हम सारे भाई बहन पले बढ़े। अब जब भी उस घर को जाता हूँ वो मुझे अनमोल लगता है, उसका कोई प्राइस नहीं है। दैट इज बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ इमोशंस। सो नंबर 1, अपना घर ज़रूर होना चाहिए, मगर आज का ज़माना, मेट्रो का लाइफ और पहले वाला लाइफ, आज तो आपके बच्चे जब तक क्लास 2 से क्लास ग्रेजुएशन तक जाते हैं आप 3 घर पहले ही बदल चुके होते हैं। आप एक घर को बेच के दूसरा बड़ा घर लेते हैं, फिर तीसरा बड़ा घर लेते हैं, तो आपकी वो वाली इमोशन कहाँ गई कि इस दीवार के, 4 दीवारी के बीच में हम लोग पले बढ़े हैं। वो 4 दीवारी तो आपने किसी और को दे दी, वहाँ तो कोई और बड़ा हो रहा है। तो आप तो अपनी 4 ही दीवारी तो खुद ही बदल रहे हैं। तो ये इमोशन कहाँ प्रैक्टिकली साउंड कर रहा है? साउंड नहीं कर। रिटायरमेंट आते आते, बच्चे होते होते तो आपने 4 घर पहले ही चेंज कर लिया उसको। सो अपना घर आप ज़रूर लें, मगर तब आप लें जब नंबर 1 आपको पता लग जाए कि इसी घर में आपने रिटायरमेंट लेनी है, इसी घर में रहना है फाइनली, एंड दैट इज प्राइसलेस, दैट इज कंजम्पशन। देयर इज नो, डोंट ऐड एनी मॉनेटरी टैग टू इट कि मैं 10 करोड़ के घर में रहे, इट्स मीनिंगलेस। आप 10 करोड़ के घर में भी रह रहे हैं या 2 करोड़ के घर में रह रहे हैं, डोंट अटैच ए मॉनेटरी टैग, यू आर नॉट गोइंग टू सेल दैट घर। आपके पास पैसा और लिक्विड पोजीशन जो है जिसको बेचा जा सकता है, समथिंग विच इज लिक्विड। तो सर वापस से आते हैं हम उस सेगमेंट पे जो पीएस, जिनको आप कैटर करते हैं, पीएसयूज के रिटायर। अच्छा, एक आदमी को पता है कि मैं इस जॉब में हूँ, रिटायर करूँगा इतने साल के बाद और इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, उसको कब से उस पैसे को मैनेज करने के बारे में सोचना चाहिए और क्या चेकलिस्ट बनानी चाहिए अपने लिए? वंडरफुल। सो देखिए, रिटायर एक दिन होंगे और 60 साल में रिटायर होते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस दिन हमारा फेयरवेल का गुलदस्ता हमें हाथ में दिया जा रहा होता है, और जब हम फेयरवेल की स्पीच पढ़ रहे होते हैं, बड़ा भावुक क्षण होता है, उसी समय हमें टेंशन होती है कि जी अब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाए। वेरी ट्रू, ये हमेशा होता है, उस दिन ही नज़र आता है। अगर आप डे 1 से, जिस दिन आप अपनी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं अगर, तो आप खाली रिटायरमेंट के कॉर्पस पे निर्भर नहीं रहते कि जब मेरा पीएफ मिलेगा, लिव इन कैशमेंट मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, तभी मैं अपने रिटायरमेंट को सोचूंगा। फिर तो आप बेसिक ही कर पाएंगे, फिर सपनों वाली गाड़ी तो पीछे ही रह जाएगी। आपने रिटायरमेंट का कॉर्पस रिटायरमेंट के पहले जोड़ना है, और पहले अगर जोड़ना है तो उसका फंडा सिंपल है साहब। द डे यू स्टार्ट अर्निंग, यू स्टार्ट एलोकेटिंग योर मनी, यू अंडरस्टैंड देयर आर 2 पीपल हु इज अर्निंग मनी, एक आप और दूसरा आपका पैसा। आप अपनी एक्टिव मनी कमा रहे हैं, अपनी शिक्षा से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से,
और इसके बाद जो पैसा आप कमा रहे हो, जहाँ पे जमा कर रहे हो, वो पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा है, सो दैट इज डिफाइंड एज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। सो इफ दे आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम, वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव, और पैसिव इनकम इज वेरी ट्रिकी। आप कहते हैं कि पैसा जोड़ लिया है मैंने और फिक्स डिपॉजिट कर लिया है, दैट्स नॉट अर्निंग, दैट्स इरोडिंग, बिकॉज गणित सिंपल है साहब। आप जो इन्फ्लेशन आज देखते हो अखबारों में, वो तो कहता है 4 से 5%, मगर क्या वो 4 से 5% आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज कर पाता है? अरे हर 6 साल में तो अनार के भाव डबल हो रहे हैं, हर 5 साल में रेस्टोरेंट के बिल डबल हो रहे हैं। तो अगर 6 साल में कोई चीज़ डबल हो, तो आपको याद होगा इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सर्टिफिकेट 5 साल में डबल करते थे, तो उसकी रेट क्या होती थी? 14%। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका, अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है तो मोर देन 12 to 14% इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अखबार वाला 5% इन्फ्लेशन की बात क्यों करते हैं? वो तो सरकार के लिए है साहब। आपको तो रेस्टोरेंट का बिल किस रेट में बढ़ रहा है, ट्रैवल का बिल किस रेट में बढ़ रहा है, आपकी कुक और मेड का क्या हो रहा है, ग्रोसरी आइटम, फलों के दाम, ये इम्पैक्ट करती है, दैट इज इन द डबल डिजिट। और आप क्या कर रहे हो? अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो। फिक्स डिपॉजिट आपको सबसे पीक रेट था 8% का, अब घट के 7.5 आया, 7 आया, और ये आने वाले वक्त में घटेगा ही, ये सबको पता है। आप डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हो, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आने वाले वक्त में और घटना ही है। और टैक्स का इम्पैक्ट तो जोड़ा ही नहीं है आपने। अगर कोई से 7% भी दे रही है और आप 30% टैक्स स्लैब में हो, सो इन योर हैंड यू आर गेटिंग ओनली 5%। So 5% you are growing, and more than 10% the value of the money is degrowing. That means your FD is delivering a negative rate. और गणित आप सही लगाएंगे तो अगले 10 सालों में 60% of your retirement corpus you are going to lose. सर आज भी अगर हम यंगस्टर्स की भी बात कर लें या फिर नए इन्वेस्टर्स की बात कर लें, स्टिल इतनी अवेयरनेस होती है होने के बाद गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड्स को लेकर के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करने लगी है, लोगों का रुझान भी है। उसके बाद भी आज भी एफडी में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है लोगों का वो ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड में कम है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? आज भी ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आज भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड का हिस्सा 1/3 ही है, बट द ट्रेंड इज चेंजिंग ऑल्सो। आप देखिए हर महीने SIP का फ्लोज और इक्विटी मार्केट का फ्लोज और नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ये बढ़ते जा रहे हैं। ये कोरोना के बाद 2020 के बाद और 2020 के पहले का छाट लें तो जहाँ डीमैट अकाउंट 2 मिलियन हुआ करते थे, आज 18 मिलियन डीमैट अकाउंट्स खुल चुके हैं। तो रुझान जरूर बढ़ रहा है। इनफैक्ट बैंकों में डिपॉजिट का परसेंटेज काफ़ी डाउन हो रहा था, एंड दैट वाज बिकमिंग ए कंसर्न। एंड सेकेंड अगेन आई विल टेल यू, लोग मार्केट में जब गलत एक्सपेक्टेशन से आते हैं तो वहाँ जाके आपको निराशा होती है। क्यों? हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं, कोरोना के बाद मैसिव बुल रन चला बाजार का। एक 2022 में थोड़ा सा फॉल जरूर आया है, मगर अगर कोरोना के अक्टूबर 2020 के बाद की बात करें तो जो बाजार 25,000 तक हिट हुई थी सेंसेक्स, वो 25,000 86,000 का पीक गया है। तो जो करेक्शन के इंटरवल्स हैं वो छोटे रहे हैं, और जो बुलन की साइकिल है वो बड़ी लंबी रही। तो उस समय लोगों ने एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी बढ़ गई कि लोग मेरे पास आते थे और कहते थे, गौरव आई एम नॉट वेरी ग्रेडी, आई विल बी हैप्पी विथ 20% रिटर्न, मेरे को तो 20% रिटर्न चाहिए, इतने में खुश हूँ, मैं बिल्कुल लालच में नहीं। दैट वाज द रेटोरिक पीपल वी आर मैनेजिंग, और यही लालच है। और मार्केट ने ऐसा रिटर्न भी दिया है। स्मॉल कैप मिड कैप गिव मोर देन 25% CAGR in the last 4 years. But do you think this is going to continue in the next 5 years also? Can't say. Sorry, not. अभी नहीं होने वाला है ऐसा, क्योंकि नाउ द मार्केट हैज बिकम वेरी ट्रिकी। अभी आपको एक बढ़िया बिजनेस अगर बढ़िया भाव पे ना मिले, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। तो आज के रेट में म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है? किस तरह का रिस्क आज के रेट में? म्यूचुअल फंड में एक ही रिस्क है, आपके खुद के बिहेवियर का। टेक्निकली म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव यू अ जीरो लॉस। इसमें लॉस होने की संभावना जीरो है। क्यों ऐसा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? कम से कम 70 से 80 बिजनेसेस, भारत के चुनिंदा बिजनेस का एक पोर्टफोलियो बनता है। लॉस का मतलब 2 होता है,
या रिस्क का मतलब दो होता है, एक पैसों के खोने का रिस्क, जीरो हो जाने का, और दूसरा पैसों के उतार चढ़ाव का रिस्क। तो पैसे के खोने का रिस्क तो इसमें है ही नहीं साहब, क्योंकि अगर 70 बिजनेस जीरो होंगे तब मेरा पैसा जीरो होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, मेरा पैसा जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैं भारतवर्ष के 70 बिजनेसेस जिनको एक एक्सपर्ट की टीम खोज रही है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, इस स्कीम के पीछे क्या हो रहा होता है। एक फंड को चलाने वाला फंड मैनेजर होता है। सबसे पहले फंड के पहले आप आइए, 3,500 इंडिया में फंड्स हैं, 3,500। इसमें इक्विटी के फंड है, दूसरा क्लास बॉन्ड का है, और तीसरा क्लास कमोडिटी का है, जो सिल्वर और गोल्ड है। आपने एक प्रोफेशनल की मदद लेनी है कि इन तीनों असेट क्लास की परसेंटेज एलोकेशन क्या होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और अलग अलग टाइम पे इसका रीबैलेंसिंग भी होना चाहिए। दैट ओनली ए प्रोफेशनल कैन टेल यू कि आपके फला गोल के लिए कौन सा फंड अप्रोप्रिएट रहेगा, इस फंड को कितने साल होल्ड करना है, इस फंड को कैसे मैनेज करना है। तो आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले फंड का सिलेक्शन कर लिया। अब आ जाइए फंड के अंदर। फंड के अंदर जो स्टॉक का सिलेक्शन है वो किन्होंने करना है, एक फंड मैनेजर ने करना है। अब फंड मैनेजर उस फंड की स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही स्टॉक सेल करेगा और स्टॉक परचेज करेगा। अब फंड मैनेजर के पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। जैसे अगर मैं मान लीजिए ICICI का एग्जांपल दे रहा हूँ, हर कंपनी के पास ऐसे ही है। तो ICICI के टीम के 27 रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो एक फंड मैनेजर को हर सेक्टर की रिसर्च करके रिपोर्टिंग देते हैं। पहले तो अपना यूनिवर्स सेलेक्ट किया जाता है, टॉप 500 मान लीजिए उन्होंने बिजनेसेस छाट लिया इंडिया के, टॉप 500, कुछ कंपनियां टॉप 600 कर रही हैं, टॉप 625। तो ये उनका एक्टिव यूनिवर्स कहा जाता है जिस पे वो रिसर्च करते हैं। अब ये जो टॉप 600 कंपनीज हैं उनको बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी, IT, ऑटोमोबाइल सब में डिवाइड कर लिया जाता है। हर रिसर्च एनालिस्ट 1 से 2 सेक्टर मैक्सिमम, और उस सेक्टर के अंदर जो कंपनियां आ रही है उसकी रिसर्च करेगा। और उसका लक्ष्य क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस खोजना जो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करे। जैसे मान लीजिए रैनबैक्सी एक स्टॉक है, फार्मा उसका सेक्टर हो गया, और ये सब मिला के हमारी इकोनॉमी में आता है। सो क्या रैनबैक्सी की ग्रोथ अगर 12% है तो एवरेज फार्मा की ग्रोथ 10% है और GDP की ग्रोथ 8% है, तब तो यार इसको बॉटम लाइन अप्रोच कहा जाता है कि फिर तो आप ठीक जा रहे हैं कि आपकी जो स्टॉक, जो बिजनेस आपने सेलेक्ट किया है वो आपकी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है, और इंडस्ट्री आपकी GDP से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है। सो ये सारे स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए 27 रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है। वो फंड मैनेजर को ब्रीफ करते हैं। फंड मैनेजर की अपनी मीटिंग के बाद किस स्टॉक को खरीदना है, किस प्रोपोर्शन में खरीदना है, कब बेचना है। इसके बाद एक कॉम्प्लायंस टीम होती है। कॉम्प्लायंस टीम का काम होता है मोरल हज़ार्ड चेक करना, या जो बिज़नेस आपने स्टॉक में पैसा लगाया है उसके बोर्ड मेंबर से मिलना, उसके ऑडिटर बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं समय के साथ, एक ही प्रोमोटर फैमिली में सारा बिजनेस का कंसंट्रेशन है या नहीं है, जो कंपनी ग्रो करने के लिए सेल्स वाले का दिमाग कहाँ रहेगा, कौन सी कंपनी ज़्यादा अल्फा बना रही है, इसमें वो रिस्क क्या ले रही है, उसको इग्नोर करते हैं। ये काम होता है रिस्क एनालिस्ट टीम का। और ये रिस्क एनालिस्ट टीम, रिसर्च टीम इंडिपेंडेंटली CEO को मैनेज। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आपने ग्रीडी होके खरीद लिया, नुकसान होते बेच दिया, तो ये आपका अपना बिहेवियर प्रॉब्लम है। अदरवाइज टेक्निकली म्यूचुअल फंड करने पड़ते। तो आइडियली क्या होना चाहिए म्यूचुअल फंड अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो आइडियली क्या टेन्योर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टेन्योर जिसमें हम रुक के रहें? कोई भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसका कहा जाता है कि भाई आप 5 साल के ऊपर का टाइम होरिजन रखिए कम से कम। अब इक्विटी को 3 भागों में बांट देंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर स्मॉल कैप में है तो सबसे ज़्यादा रिस्क भी स्मॉल कैप में है। और रिस्क कम करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप एक प्रोफेशनल के हिसाब से सारे अंडे एक जगह मत डालो, मेक ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अपनी एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन रखो, बिकॉज पास्ट कैन नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर। पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर रेप्लिका ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ और हो सकता है। सो एक्सपेक्टेशन शुड बी टोन डाउन, मनी शुड बी डाइवर्सिफाइड, एंड देन
अगर ये स्मॉल कैप है इसका मतलब हाईएस्ट रिटर्न है, तो वोलेटिलिटी भी हाईएस्ट है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। वोलेटिलिटी कम करने का एक ही उपाय है, लंबा टेन्योर, लॉन्ग टर्म। सो होल्डिंग ए फंड फॉर लॉन्ग टर्म, हाँ उसमें आपका एक नज़र आपके या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की नज़र जरूर होनी चाहिए कि अगर वो फंड का सेक्टर ही पीक आउट हो गया है, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप ने 2021 के बाद से 2024 तक बहुत ज़्यादा डबल डिजिट रिटर्न, मोर देन 20% के एवरेज के बियॉन्ड रिटर्न दिए। सो देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन विच दिस सेक्टर विल गो ओवर वैल्यूड, PSU will go overvalued, defense will go overvalued, which has given maximum return. So that may be a time you have to take a balancing call. Sit with your mutual fund distributor, balance your risk of the portfolio, get into some which is not overvalued, not overvalued, asset allocation practice कीजिए, all these things. ओके सर, एक अब हम छोटा सा फायर राउंड करते हैं, ठीक है? तो छोटे छोटे सवाल होंगे, एक वर्ड का आंसर होगा। SIP या लमसम म्यूचुअल फंड में? SIP। ऐसा लग्जरी जिसमें आप स्पेंड करना चाहेंगे अभी? ट्रैवल। द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड अभी तक, जो आपको मिला हो किसी से? Not buying the first house before age। और अगर आज के डेट में ट्रैवल के अलावा, ट्रैवल तो आपने पहले बता दिया, ट्रैवल के अलावा आपके पास अगर 50 लाख रुपया है तो ट्रैवल के अलावा कहाँ खर्च करना चाहेंगे? दिल्ली ख्वाहिशें तो बहुत है, मगर उसके लिए वन वर्ड के पहले आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, मुझे भी वही सिचुएशन देने पड़ेंगे। 1 महीने अगर है तो क्या क्या ख्वाब हैं? 6 महीने हैं आपके पास 50 लाख रुपए खर्च करने का और आपके पास समय है पूरा, तो क्या खर्च करना चाहेंगे? देखिए, ट्रैवल के अलावा ख्वाब तो यही है कि एक ऐसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग बना रहे हैं उसकी रोजगार दिया जाए लोगों को, जो इंडस्ट्री में कॉरपोरेट जिनको अनफिट घोषित कर लेती है। जो कॉरपोरेट एक बहुत बड़ा रेस है, इस रेस में बहुत जल्दी वो डिमार्केट कर देते हैं कि ये अनफिट है और फिट है। इस बहुत सारे अनफिट लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, हो सकता है वो प्रॉपर ट्रैक पे नहीं आए। ऐसे लोगों को हमें दिशा दिखानी है। इंसिडेंटली हमारी टीम में बहुत सारे। बहुत अच्छा ये है भी, और आइडियली अगर आप सक्षम हैं तो ऐसा करना भी चाहिए। सर, यंगस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? कंसल्ट डॉक्टर, वेल्थ का डॉक्टर। अगर आपको ये पता है कि हेल्थ की बीमारी अगर यूट्यूब पे देख के सही नहीं की जा सकती है तो वेल्थ की भी सही नहीं की जा सकती है। सर, वन गोल्डन रूल फॉर बैलेंसिंग वेल्थ एंड लाइफस्टाइल। वेल्थ एंड लाइफस्टाइल को बैलेंस करने का थंब रूल या कोई गोल्डन रूल? फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायर एट 40। ग्रेट। यू मे चूज योर एज बाय द वे। हाँ, तो सर एक रैपिड फायर कर लेते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपका आंसर चाहिए फटाक से। SIP या लमसम? SIP, इवन इफ इट इज लमसम इट शुड बी STP। पहले सोर्स फंड में डालो, वीकली ट्रांसफर करो इक्विटी। ओके। वन लग्जरी जिसमें आप आज के डेट में स्पेंड करना चाहेंगे? ट्रैवल। और ट्रैवल के अलावा अगर कुछ करना हो और आपके पास 50 लाख रुपए हो तो कहाँ स्पेंड करना चाहेंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाऊंगा। उसको ग्रो करेंगे। बहुत बढ़िया। और आपको जो अब तक का सबसे अच्छा यूनिक एडवाइस मिला हो, फाइनेंशियल एडवाइस? नॉट बाइंग ए होम टू अर्ली बिफोर यू हैव कंक्लूडेड कि मेरे को इसी घर में रहना है। ग्रेट। और गोल्डन रूल फॉर बैलेंसिंग वेल्थ एंड लाइफस्टाइल? कांट थिंक ऑफ। अच्छा, ठीक है। तो सर, म्यूचुअल फंड पे वापस आते हैं। म्यूचुअल फंड अगर मुझे खरीदना है तो सबसे सही रास्ता क्या है खरीदने का? अगर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू परचेस इन्वेस्टर्स। मैं डायरेक्ट भी खरीद सकता हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लोग यूज़ करते हैं, तो सही रास्ता क्या है? देखिए, अभी एक फिनटेक कंपनीज का दौर चला है। आप अगर एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रीवियसली पुराने ज़माने में एक फिनेंशियल एडवाइज़र जिसके सामने आप बैठें, जो आपके फिनेंशियल गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करे, आपकी ज़रूरतों को समझे, एक अनबायस्ड कंसल्टेंट हो, उसके साथ मिलके फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व को लोग समझते थे। मगर धीरे धीरे वो फाइनेंशियल प्लानर की जगह इंश्योरेंस एजेंट्स ने ले ली, जो खाली एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचते थे और हर गोल के लिए वो एक ही पॉलिसी बेचते थे।
तो वहाँ से थोड़ा जो लेवल है, जो एक्सपर्टीज है, वो धूमिल होती चली गई एंड वी फॉरगॉट द इमेज ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन केम द फिनटेक कंपनी। अब मान लीजिए एक फिनटेक कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो ऐप बनाता है एक IIM पास आउट 5 लोग मिलके एक ऐप बनाते हैं। वो ऐप थंब रूल बनाता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपको सारे फंड के सिलेक्शन UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू अपने आप उसको खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर और डायरेक्ट में FMC जो चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस है, उसका डिफरेंस होता है आधा 1% का। वो जो डिफरेंस है वही पैसे अगर आप एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेते हैं तो ये उनको एज ए कंसल्टिंग फ़ी दी जाती है। अब आप सोचते हैं कि अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह ना लें और हम सीधा एक कंपनी के फिनटेक प्लेटफॉर्म में जाके अपने म्यूचुअल फंड को खुद सेलेक्ट कर लें, तो आपके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा? यू विल गूगल, अब गूगल में टॉप परफॉर्मिंग फंड छांट लेंगे। थोड़े मॉडल पोर्टफोलियोज दिए रहते हैं उसमें। जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता था कि भाई 100 में से एज घटा लो और उतना इक्विटी एक्सपोजर डाल लो। अब मेरे तो सारे क्लाइंट एवरेज 65 की एज है, मतलब मैं 35% से ज़्यादा इक्विटी किसी को दे ही नहीं सकता। और अगर इक्विटी 35% ही रहेगा तो हमारा जो उद्देश्य होता है 12 से 15% रिटर्न बनाने का, वो तो बन ही नहीं सकता। सो ऑल दोज रूल्स आर नाउ ऑब्सोलीट। रिस्क बंदे की उम्र से कम आता है, मार्केट की वैल्यूएशन से ज़्यादा आता है। तो वैल्यूएशन किधर महंगा है? आपने अपने म्यूचुअल फंड में एक करेक्ट प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इक्विटी का, बॉन्ड का, सिल्वर और गोल्ड का कि क्या प्रोपोर्शन है। अब इक्विटी के अंदर आ जाएं तो आपने देखना पड़ेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या प्रोपोर्शन है। फिर अगला सवाल होगा कि अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन आपको पता है तो जो फंड आपने लिए हैं उनका एक्सपोजर किधर है? IT में है, बैंकिंग में है, फार्मा में है, आपका सेक्टोरल एक्सपोजर ज़्यादा है। तो ये सारा डीप डाइव करने के बाद आप एक पोर्टफोलियो का खाली डिज़ाइन कर पाते हैं। इसके बाद पोस्ट परचेज उसको मैनेज करने के लिए, मैनेज का मतलब क्या होता है? आपने एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के अपने गोल्स के मुताबिक अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। साल में 1 बार या 2 बार आप उनके साथ बैठ के ये समीक्षा कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, कोई गलती तो इसमें नहीं होगी, उसमें कोई चर्निंग नहीं करना है। मगर साल में 1 बार आपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के एक रिव्यू कर लेना है। और 3 से 4 सालों में आपने अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग भी करना है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें बहुत सारे हलचल आएंगे। जैसे एक फ्लाइट उड़ता है तो वेदर खराब होता है, तो जैसे ही बाजार का करेक्शन साइकिल होता है, जो फंड बहुत ज़्यादा टॉप पे गए होते हैं उनमें डीप डाइव होना चालू हो जाता है। तो जब ये करेक्शन का माहौल आएगा, जब पूरे इन्वायरमेंट में बातें नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी, तब आपको फियर वाले कैटेगरी में, पैनिक वाले कैटेगरी में आप आने शुरू हो जाएंगे। उस समय आप एक फिनटेक कंपनी के प्लेटफॉर्म में बात कैसे करेंगे? Who is the person who is going to handhold you when the weather is different? भाई सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी के बाजू में आप उनका फोटो देखेंगे तो उसके बाजू में उनका शेरपा खड़ा था, जिसका नाम है टेंजिंग, नॉर्वे नाम था सर। शेरपा का काम क्या होता था? भाई फतेह तो हिलेरी साहब ने ही करी, नाम भी उन्हीं का हुआ। शेरपा का काम क्या था? क्योंकि ये स्मूथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो थी नहीं, बीच में बहुत सारे तूफान आए होंगे, बहुत सारे रास्ते आए होंगे, ऑक्सीजन कमी होगी, चैलेंज आए होंगे। जब हिलेरी साहब ने सोचा होगा कि नहीं अब लौट चलते, उस समय उनके शेरपा का काम क्या था? उनको हौसला देना, उनको सही रास्ता दिखाना, क्योंकि शेरपा डेली इस काम को कर रहा है। सो दैट इज रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। फिनटेक प्लेटफॉर्म में यू गेट nobody to speak to, who's going to handhold. हैंड होल्डिंग कैन नॉट बी ऑन द स्क्रीन ऑफ द TV। हैंड होल्डिंग के लिए एक पर्सनल टच होना चाहिए। तो सर PMS क्या है और वो म्यूचुअल फंड से कैसे हम उसको देखते हैं, PMS को, म्यूचुअल फंड को? सुमित, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग 70 से 80 बिजनेसेस को छांटा जाए और उस फंड की स्ट्रैटेजी के मुताबिक फंड मैनेजर उसमें सेल और परचेस करें।
फॉर द HNI कैटेगरी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं और 5 करोड़ भी कर सकते हैं. देन अ न्यू प्रोडक्ट केम इनटू पिक्चर ओनली फॉर द HNI कैटेगरी. HNI मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस प्रोडक्ट का मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 50 लाख है, 50 लाख रुपया. सबसे पहला डिफरेंस, म्यूचुअल फंड में आप एक पूल अकाउंट के में आपका पैसा होता है, कंट्रीब्यूशन आपका, मेरा, इनका, लाखों लोगों के पैसे एक जगह पे डाले जाएंगे और फंड मैनेजर अपनी फंड की स्ट्रैटेजी के मुताबिक उसमें से पैसे विड्रॉ करेगा और स्टॉक को छाटेगा, सेल करेगा, परचेज करेगा. PMS में इट इज अ पर्सनलाइज अकाउंट. आपका खुद का डीमेट रहेगा. सुमित का डीमेट अलग है, मेरा डीमेट अलग है. मेरे डीमेट के अंदर 20 से 25 बिजनेसेस एज पर द स्ट्रेटजी ऑफ द PMS कोई एक स्कीम नहीं है. जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, PMS विल हैव डिफरेंट टोटल 500 PMS की स्ट्रेटजी है मार्केट में. सो हु इज गोइंग टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर यू बेसिस मार्केट कंडीशन, बेसिस योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोनों चीज़ों का संतुलन बनाना ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई वन PMS स्ट्रेटजी. तो जब आपका डीमेट है और एक AMC कंपनी की जो टीम है वो उस डीमेट का पावर अटॉर्नी ले लेती है और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक स्टॉक्स 20 या 25 सेल और परचेज करती है, तो ये PMS कहते हैं. इसमें मिनिमम 50 लाख चाहिए, आपके खुद के डीमेट में सेल और परचेज होगा. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा और इसलिए रिटर्न ज़्यादा है. सो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो आपके हिसाब से मुझे PMS में डालना चाहिए या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए? सो टू कैरी ऑन माई लास्ट आंसर टू मूव इट अहेड, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में 12 से 15% रिटर्न एक एवरेज माना जाता है. PMS की रिटर्न 20% का एवरेज माना जाता है. तो सबसे पहले तो ये समझ आता है कि भाई कोई 20% रिटर्न दे रहा है तो 15% में क्यों जाए, 12% में क्यों जाए, तो म्यूचुअल फंड करें ही क्यों, PMS कर लें. बट देन अगर आप फंडामेंटली जाएंगे तो आपको इसके स्वरूप को समझना होगा. वाई PMS है डिलीवरिंग हायर रिटर्न? बिकॉज इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. जहाँ पे 80 स्टॉक का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड है आपका, वहाँ पे PMS मात्र 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है या 25 का. तो इसका मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब इसमें जब बाजार को 3 भाग में बांट दीजिए, बाजार के मूवमेंट को. एक बुल रन चलता है बाजार में 1.5-2 साल का, इसके बाद एक करेक्शन साइकिल आता है मान लीजिए 1 साल का, और करेक्शन के बाद पहले तो रिकवरी साइकिल आएगा और रिकवरी के बाद फिर से नया बुल रन आएगा. ये बाजार में चलता ही है, दैट इज अ ट्रेंड. सो जब बुल रन आएगा बाजार का, ए PMS विल ऑलवेज बी मार्चिंग अहेड देन योर म्यूचुअल फंड, बिकॉज इसमें वही स्टॉक छाटे गए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे. सेम म्यूचुअल फंड का मैं फंड मैनेजर हूँ, रिसर्च एनालिस्ट टीम कॉमन है, और यही AMC एक 80 स्टॉक का फंड चला रही है. अब इन्हें तो पता है इस 80 स्टॉक में 20 स्टॉक कौन से हैं जो असली ड्राइव कर रहे हैं. पूरे परेटो प्रिंसिपल है, ओनली 20% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग 80% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. तो किसी फंड 80 स्टॉक का जो फंड है उसको तो 20 स्टॉक मिलके खींच रहे हैं. तो वही 20 से 25 स्टॉक को लेके फंड मैनेजर आपका PMS बना लेता है. सो फाइनली टू योर क्वेश्चन, मेरे पास पहला 1 करोड़ है, मैं कभी राय नहीं देता कि पहला 1 करोड़ आप PMS में डालें. सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालें. स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा, मगर उतार चढ़ाव की समीक्षा हो जाएगी आपको. क्योंकि जब बाजार गिरता है और जब आपका फंड गिरता है, आप वैल्यू डाउन होती है, उस समय आपका बिहेवियर रिएक्शन क्या होता है, आप पैनिक में कितना आता है, एंड दैट विल डिटरमाइन वेदर फॉर द नेक्स्ट 50 लाख यू आर रेडी फॉर द PMS और नॉट. क्योंकि भैया जब तक बाजार का बुल रन चलेगा आपका PMS म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म करेगा. जब बाजार का करेक्शन चलेगा तो PMS विल अंडर परफॉर्म योर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा गिरेगा. और जब बाजार का रिकवरी आएगी तो हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड और PMS एट पार रहे. तो अब लोग तो अलग अलग साइकिल में आते हैं. कोई बुल रन में आए तो PMS को लेके ग्रेडी हो गए, कोई करेक्शन साइकिल में आए PMS में डालते फियरफुल हो गए, और कोई रिकवरी फेज में आए तो उन्हें लगता है कि अरे PMS में खर्चा ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड ही करना चाहिए क्योंकि रिटर्न तो बराबर ही.
बिल्कुल सही सर। सर कॉमनली जब आप डिस्कशन करते हैं कस्टमर से और आपके जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर बायसनेस क्या होता है मार्केट को उतार चढ़ाव को लेकर, और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको रोकते हैं मार्केट में? क्योंकि जब घबराते लोग बहुत ज़्यादा हैं इक्विटीज़ में और म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो जब ऊपर जा रहा है तो लोग चाहते हैं सारा पैसा डाल दो, जो हल्का सा हिला नहीं तो चाहते हैं कि भाग जाओ। स्टे करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप उसको कन्विंस कैसे करते हैं? देखिए, इसके लिए एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशन का टोन डाउन होना ज़रूरी है, और किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना पड़ेगा। आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, दैट इज़ ए लीनियर इंस्ट्रूमेंट। एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, वो ब्याज उसमें जुड़ता जाएगा। नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है हो सकता है 12 महीने में 11 महीना बाजार के खराब बीते हैं और 11 महीने तक आपका रिटर्न एक बार नेगेटिव भी हुआ है और बाद में रिकवर भी हुआ है, फ्लैट रिटर्न आया है। मगर हो सकता है 13वें महीने में अगले 4 साल की फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न उसमें ऐड हो गया है। सो दैट इज़ व्हाट ए नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट। सो सबसे पहले आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया दिस इज ए नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ओनली टू गिव यू पॉजिटिव वैल्यूज, द इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट नेगेटिव वैल्यूज, एंड द वैल्यू टर्म में जब भी आप सोचेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी करेंगे आप। जैसे आपने प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो आप कहते हैं मैंने एक घर लिया है, 2 घर लिया है, इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है या ज़मीन लिया है। गोल्ड खरीदते हैं तो आप कहते हैं 2 तोला सोना है या 3 तोला सोना है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी और गोल्ड लेते हैं उसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन नहीं करते हैं, आप यूनिट्स के टर्म में वैल्यू करते हैं। मगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप कहते हैं मैंने 50 लाख लगाया, 70 लाख वैल्यू है या 45 लाख वैल्यू है। हैव यू एवर सीन हाउ मेनी यूनिट्स यू आर काउंटिंग? आपके पास 50,000 यूनिट है या 1 लाख यूनिट है, उसकी समीक्षा आप कभी नहीं करते हैं। एक्चुअल सारी पोटेंशियल तो यूनिट में ही है, क्योंकि जो फंड की वैल्यू है वो तो डेली ऊपर नीचे हो रही है। सो लास्ट फ्राइडे कुछ और थी, इस फ्राइडे कुछ और है, कौन सा वैल्यू पकड़ के आप समीक्षा करना चाहते हैं? फंड की वैल्यू उसी दिन मायने रखती है जिस दिन आपने सेल करना है, क्योंकि इसके पहले तो सारी नोशनल वैल्यू और हर दिन बदल रही है। और फंड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है साहब? नंबर ऑफ यूनिट्स गुना 1 यूनिट की कीमत। 1 यूनिट की कीमत कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट। जो शॉर्ट टर्म में मार्केट है उसको डेली का जो इवेंट्स होता है, न्यूज़ फ्लो होता है, वो डिपेंड करता है। अब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो खाली बढ़ाए, इसका मतलब एसेंशियली आप कहते हैं कि वो मार्केट मैनेज करे, और मार्केट ड्राइव अभी पिछले 3 महीनों से ट्रम्प साहब कर रहे हैं। इसका मतलब आप सोचते हैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ट्रम्प साहब को मैनेज करे? इज इट पॉसिबल? आपका फाइनेंशियल एडवाइजर खाली ये काम कर सकता है कि वो जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स गुना NAV, तो नंबर ऑफ यूनिट कितने ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाए ये कर सकता है फाइनेंशियल एडवाइजर। नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा खरीदने के लिए वो पैसों को पहले लमसम पार्किंग फंड में डाले। पार्किंग बोले तो लिक्विड कैटेगरी, अल्ट्रा शॉर्ट या कोई इक्विटी सेविंग फंड में जहाँ एग्जिट लोड नहीं है। जब जब डाउनफॉल आए तो बाई अ डिप करे, सस्ता यूनिट एक्यूमुलेट करे। सो नंबर ऑफ यूनिट कलेक्शन इज द वर्क ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ही कैनॉट मैनेज ट्रम्प, ही कैनॉट मैनेज मार्केट्स। आप इन्हें एक बार इकट्ठे यूनिट्स कर लिए हैं सस्ते, अब आप एक पेशेंस के साथ उसको छोड़ लीजिए। ये शॉर्ट टर्म की सारी हलचलें हैं, ये जो डेली की न्यूज़ आ रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाजार के उठने और गिरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बेच तो रहे ही नहीं। आपने बेचना 3 से 5 साल बाद है जब बाजार ऊपर हो, और परमानेंटली बाजार नीचे जा ही नहीं सकता। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। किसी ने मेरे से पूछा था आप क्या प्रूफ देंगे कि ये बाजार ऊपर जाएगा? मैंने उनसे एक ही बात कही कि साहब अगर आपको लगता है कि आपके बाल बच्चे आपसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं तो ये बाजार ज़रूर उठेगी, क्योंकि खर्च आप किस में करते हैं? बिजनेस में। खर्च ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिकॉज ऑफ ज़्यादा सेल, आपके बाल बच्चे अगर ज़्यादा खर्च करने वाले हैं तो ये बाजार जरूर बढ़ेगा। और आपको लगता है आपके बाल बच्चे साधु सन्यासी बनने वाले हैं, मोह माया त्याग करके पहाड़ों में रहने वाले हैं, तो आपके साथ मैं भी इस बात को मान लूँगा ये आने वाले वक्त में बाजार डूबने वाला है। अब आप ही मुझे जवाब दे दो। राइट। तो सर ये सारे इनपुट्स को लेते हुए आप अपने कस्टमर्स को क्या हेल्प करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, और क्या उनको आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? सुमित, जैसा मैंने बताया कि बेसिकली द क्वेश्चन इज कि लोग आपको कोई क्यों कांटेक्ट करें? यस,
Normally, we are managing the lump sum money which people get on their retirement, and mainly they belong to PSU and defense companies. So इसे थोड़ा स्पेशलाइज्ड काम करने से आपको काफ़ी अनुभव हो जाता है. आई एम वेरी श्योर कि एक बंदा जो अभी रिटायर होके मेरे से मिले हैं, एट द फर्स्ट पॉइंट अगर बाजार का बुल रन चल रहा है, सो एवरीबडी इज गोइंग टू टेल यू ए लाई. एक झूठ सब बोलते हैं, मालूम है क्या? वो कहेंगे गौरव आई एम ए वेरी बिग रिस्क टेकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डेली देखने वाला नहीं हूँ, मैं तो 10 साल के लिए आया हूँ, लॉन्ग टर्म में आया हूँ, ये सब मैंने ज़िंदगी में सारे अनुभव कर लिए, मुझे पता है मुझे लॉन्ग टर्म रहना है. बट दैट इज बिगेस्ट लाई. क्योंकि जैसे ही वो बुल रन का कन्वर्शन होता है करेक्शन में, मार्केट करेक्शन में, तो फंड जब गिरने चालू होता है, हर बंदे का रिस्क अपेटाइट धीरे धीरे वैनिश होने लगता है. एक थ्रेशोल्ड पीरियड तक वो कंट्रोल करते हैं. इसमें गलती उनकी नहीं होती, इसमें गलती होती है वो पूरे इन्वायरमेंट में. भाई 3 चीज़ें बाजार को ड्राइव करती है, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स. फंडामेंटल बॉडी है, लिक्विडिटी आत्मा है, और सेंटिमेंट माया है जिसके संसार में हम रहते हैं. मार्केट्स को लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स और लिक्विडिटी ड्राइव करते हैं, मगर शॉर्ट जो डे टू डे मूवमेंट है बाजार की, वो सेंटिमेंट ड्राइव करती है. सो जब सेंटिमेंट पॉजिटिव कब होंगे? जब चारों तरफ अच्छी बातें होंगी. हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? या तो हम न्यूज़ चैनल देखेंगे, या तो हम अखबार पढ़ेंगे, या तो यार दोस्तों के बीच बातें करेंगे. तो जब हर बंदा, जब इवन एक चाय बेचने वाला बंदा या आपको ऑटो से छोड़ने आए, वो आपको जब स्टॉक की राय देने लगे कि फलां स्टॉक में पैसे मैंने लगाए हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सेंटीमेंट अपनी चरम सीमा पे है, पॉजिटिव है, और आपने इसका उल्टा करना है. क्योंकि उस पॉजिटिव सेंटीमेंट में एवरीबडी इज ए ज्ञानी, एवरीबडी विल टेल यू कि ये स्टॉक बाई करना है, ये फंड बाई करना है, इस तरीके से बाई करना है. अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दोज टाइम्स बिकॉज सेंटिमेंट्स आर वेरी हाई. दैट इज वाई द वैल्यूएशन, हर चीज़ का एक वाजिब मूल्य होता है. म्यूचुअल फंड में यूनिट्स का, स्टॉक में शेयर प्राइस का वाजिब मूल्य से बहुत ज़्यादा ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब बहुत महंगा हो गया, और अगर वाजिब मूल्य से नीचे है तो सस्ता हो गया. हु इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वाजिब मूल्य क्या है? और इसी के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए. सो when I tell about my company, Nurturing Money Private Limited, we started in 2021. I have done my MBA in finance and PhD, और PhD का सिमिलर टॉपिक रहा था हमारा, तो वो एकेडमिक सपोर्ट तो आया ही, मगर असली सीख हम भी डेली सीख रहे हैं. 400 परिवारों से जब आप डील करते हैं, जब उनका बिहेवियर समझते हैं, और जब एक ही सेगमेंट में जैसे डिफेंस में और PSU में हर बंदे का लगभग माइंडसेट एक जैसा ही होता है, व्यवहार भी एक जैसा होता है, फाइनेंशियल गोल्स भी एक जैसे होते हैं, थोड़े बहुत का फ़र्क होता है. सो व्हेन दे रीच अस, जब वो अपने फाइनेंशियल लाइफ के गोल्स का निर्धारण करते हैं, कुछ गोल्स ऐसे भी होते हैं उनके जो उन्हें नहीं पता होता. क्योंकि मैंने एक 60 साल के व्यक्ति को 70 होते देखा है, 70 को 75 होते देखा है. मैंने ये देखा है कि 60 के वक्त में उनके विचार क्या थे, 65 में क्या थे, और 70 में कैसे उनके विचारों में परिवर्तन हो रहा है. Probably somebody who has retired just yesterday, he cannot forecast his life 15 years after. But since I have that experience of managing so many people who have through decades been with me, उनको फ़ायदा इसका मिल जाता है, इस अनुभव का. सो हमारे साथ बैठ के अपने फिनेंशियल गोल्स की अच्छे समीक्षा करके एक पोर्टफोलियो का निर्धारण करना, और इस पोर्टफोलियो को पोस्ट परचेज एज पर मार्केट डायनेमिक्स, एज पर योर फिनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स भी बदल सकते हैं आपके. कुछ आपने सोचा है कि इस बच्चे की शादी इस साल में करनी है, बच्चे ने कहा है शादी ही नहीं कर रही, अब आपके फाइनेंशियल गोल्स ही बदल गए. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में. इनकम टैक्स इज़ अगेन अ बिग डिटर्मिनेंट कि आपका टैक्स ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा. सो वी हैव इन हाउस CAs in our company. We take care of taxation aspect of all our 400 clients. And then third, we have collaborated with a legal team also. भाई इनहेरिटेंस के लिए आपका वसीयत होना चाहिए. देयर मे बी पीपल जिनके बाल बच्चे बाहर हैं,
उनको इनहेरिटेंस का, तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके प्रॉपर प्लानिंग एंड इन द जर्नी असिस्टेंस वो हमारी कंपनी करती है। सर थैंक यू सो मच। आज आप बहुत सारे इनपुट्स दिए आपने, जिससे हमारे जनता को बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत सारी बातें करी हमने। तो आपको आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।